चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ बातें बंद ना पीछे। नोट्स लाए हो ना तुम लोग? है ना? एक तो है ना? ठीक, चलो अब ध्यान दो। हाँ शुरू कर रहे हैं। तो CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के बारे में बात करेंगे। आज आपका मॉड्यूल 1 का फर्स्ट बैच है। तो डायरेक्टली चैप्टर पे जाने से पहले थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो, वेटेज कैसे रहेगा, क्या है, कौन से पेपर्स हैं, वो सब क्लियर होना चाहिए। तो जो मॉड्यूल 1 है उसमें आपको आइडिया है कि हम 4 पेपर्स जो है वो प्रिपेयर करने वाले हैं। फर्स्ट पेपर इज़ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, जो मटेरियल आपके सामने है, ठीक है। दूसरा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ कंपनी लॉ। थर्ड पेपर रहेगा सेटिंग अप अ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। और फोर्थ पेपर है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, तो जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। और वो 2 अलग अलग टॉपिक्स है, फाइनेंस अलग हो गया, कॉस्टिंग अलग है, लेकिन एक ही पेपर में इंस्टीट्यूट ने 50-50 वेटेज उसके लिए रखा हुआ है, ठीक है। अभी जो मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें पहले अपने JIGL जो पेपर नंबर 1 है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देख लेते हैं सब्जेक्ट एग्जैक्टली है क्या। देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, तो सब्जेक्ट का नाम ही काफ़ी बड़ा है, उसको याद करने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। चैप्टर्स तक तो फिर अपने पहुँच जाएंगे। अब 100 मार्क्स का पेपर है, फुल्ली सब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे कोई MCQ वाला कुछ कंटेंट नहीं है, ठीक है, पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। इंस्टीट्यूट ने जब अभी न्यू सिलेबस लास्ट ईयर लॉन्च किया तो उन्होंने यहाँ पे ये बोला हुआ था कि हम 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेंगे, जिसमें 2 मार्क्स के MCQ है और विथ रीजनिंग आपको देना होता है, ये पैटर्न है। लेकिन लास्ट 2 पेपर्स में उन्होंने वो पैटर्न फॉलो नहीं किया। मतलब बोला था इनिशियली, इवन मॉड्यूल में भी आप देखोगे तो उस टाइप का सैम्पल पेपर वो सब दे रखा था, लेकिन जब पेपर आया ना तो पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर वो MCQ जो थे वो नहीं पूछे। अब लास्ट अटेम्प्ट में भी ये चीज़ नहीं की है, तो अपने मान के चल रहे हैं कि वो पैटर्न शायद नहीं फॉलो होगा, तो हम 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव लेके ही चल रहे हैं, ठीक है। तो पूरा आपका जो बोर्ड का पेपर जैसे आप लिखते हो वैसे ही रहेगा, तो कोई MCQ वाला पार्ट, कोई नेगेटिव मार्किंग, कोई OMR सिस्टम कुछ भी नहीं, सारा सब्जेक्टिव पार्ट है। अच्छा अब सब्जेक्ट की बात करें यहाँ पे, तो 100 मार्क्स का जो पूरा सिलेबस है इसके अंदर अलग अलग एक्ट्स हैं। तो हम यहाँ पे ना एक कंटिन्यूस सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। जैसे कंपेरिजन में अगर मैं आपको बताऊँ कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ इज़ इंडिविजुअल सब्जेक्ट जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे। एक ही एक्ट है, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 जो हम पढ़ते हैं, अपने WT में पढ़ा, तो उसी के बारे में बात होगी। बट ये सब्जेक्ट है ना उससे डिफरेंट है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जनरल लॉज, क्रिमिनल लॉज, सिविल लॉज जो होते हैं उसमें ना अलग अलग एक्ट्स होते हैं। उन सारे एक्ट्स को इस सब्जेक्ट में इन्होंने समराइज कर दिया एट इंट्रोडक्शन लेवल। तो आप इंडेक्स एक बार बुक में देख लो साथ में। अब कोई मॉड्यूल फॉलो कर रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो आपके लिए भी सेम है। आप यहाँ पे नोट्स फॉलो कर रहे हो तो भी सेम है। कंटेंट पूरा वही का वही है जो ICSI ने सजेस्ट किया है। मैंने अपने मन से कुछ भी एडलेस इसके अंदर किया हुआ नहीं। अब इंडेक्स पे आ जाओ, ठीक है। अब इंडेक्स में आप देखो जो चैप्टर्स के नाम दे रखे हैं, ये टॉपिक्स अपने आप में अलग अलग एक्ट्स हैं और हर एक एक्ट का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है, तो ये कनेक्टेड नहीं है। हाँ कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, बट मोर और लेस वो इंडिविजुअल टॉपिक्स की तरह ही आपको कंसिडर करना है। नाम देख लेते हैं एक बार क्या है। एक तो आपको कुछ पढ़ा हुआ भी मिलेगा इसके अंदर, WT से कुछ रिलेट हो रहा है, कोई चैप्टर ऐसे जो WT में पढ़े हो, टॉर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सेम टॉपिक है जो आप पढ़ के आए हो। अब वहाँ पे जो पढ़ा था वो यहाँ पे काम आएगा। हाँ बट एग्जाम का पैटर्न आपका डिफरेंट है। वो MCQ था ना, तो वहाँ थोड़ा बहुत अपन लाइटली चलते थे कि यार 4 ऑप्शन में से कुछ ना कुछ तो याद आ जाएगा। अब यहाँ पे वो लिबर्टी नहीं है आपके पास, तो जो कंटेंट है आपको उसको याद रखना है और उसके बेसिस पे अपने वर्ड्स में फ्रेम करना है। बाकी मैं आपको एक्ट के कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 6 देखो आप एक बार, लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, इंडेक्स में से देख लो काफ़ी है। तो उसके लिए ना सिविल प्रोसीजर कोड एक अलग टॉपिक बना हुआ है, दैट इज़ अ डिफरेंट कोड, उस पर बात करेंगे। 7 टॉपिक आप देखोगे, लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर्स, इसमें आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एक है इंडियन पेनल कोड। सुना है इसके बारे में? आपने मूवीज़ में सुना होगा, IPC की धारा 302 के तहत आपको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, ठीक है। बस वहीं काम खत्म हो गया, अब अगला जन्म वापस से रिस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर वही ABCD, वही प्रॉब्लम आएगी फिर से, ठीक है, वैसा है। तो IPC जो है दैट इज़ इंडियन पेनल कोड। जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस इंडिया में रिकग्नाइज होते हैं उसमें आपको कितने साल की जेल होगी, कितना फाइन पे करना पड़ेगा, क्या पेनल्टी आएगी, वो सारा उस कोड के अंदर दे रखा है। तो दिस इज़ अनदर टॉपिक जो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद देखो एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है एविडेंस एक्ट। ये भी आपने सुना होगा, मूवीज़ में अपने देखते हैं कितनी बार कि भाई कानून कैसा होता है, अंधा होता है, उसको क्या समझ में आता है, सिर्फ सबूत, बाकी कुछ नज़र नहीं आता, वैसा। तो एविडेंसेस का जो रूल है वो आपको इस एक्ट के अंदर पढ़ने को मिलेगा। दिस इज़ ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल। लिमिटेशन एक्ट करके एक टॉपिक है, सबका ईयर आपको दे रखा है, उससे आइडिया आ जाएगा। एक आर्बिट्रेशन के ऊपर बात हो रही है। आर्बिट्रेशन के बारे में ना WT में जो अपने लीगल टर्म्स नहीं पढ़ते थे, उसमें एक वर्ड आता था आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, वो सब पे बात हो रही थी। तब मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि भाई कोर्ट जैसी एक अथॉरिटी होती है, इट इज़ अ ट्रिब्यूनल।
तो अगर आपका सिविल मैटर है, छोटे मोटे केस है और आपको लगता है कि कोर्ट में जाकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आपके पास एक अथॉरिटी है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। तो वहाँ पे जो आर्बिट्रेटर आपके लिए अपॉइंट होगा वो सिर्फ एट अ टाइम आपका ही केस सुनेगा। तो बेनिफिट ये है कि जो कोर्ट में वो तारीख पे तारीख वाला प्रॉब्लम है अपना कि भाई आज आए हो, अब 2 महीने बाद आना, वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता। तो सिविल मैटर्स जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। उसका एक ऑल्टरनेटिव हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, उसको बेसिकली आर्बिट्रेशन बोला जाता है, जो इस एक्ट में डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद के 2-3 चैप्टर्स है जो आपस में एसोसिएटेड है। प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, ये बड़ा रेगुलर सा प्रोसीजर है। अच्छा, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते तो उसके लिए कुछ पेपर वर्क करना पड़ता है क्या? या ऐसे ही आपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, सामने वाले थम्स अप कर दिया, बोले हाँ बस हो गई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, ऐसा कुछ होता है? प्रॉपर्टी का फोटो बेच के टैग कर दिया, बोले ये वाली प्रॉपर्टी आपको बेची है, चेक कर लो, ओके कर दो, ऐसा चलेगा? पेपर वर्क होता है। अच्छा, पेपर वर्क होता है तो कौन से पेपर पे लिखते हैं? अपने नोटबुक में से एक पेज फाड़ा, उस पर लिख दिया, अग्रीमेंट बना दिया, सेलर बायर, ऐसा चलेगा? या और कुछ होता है? डॉक्यूमेंट्स देखे आपने, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, एक वो स्टैम्प पेपर जैसा कुछ होता है, वो सब आइडिया है। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेंगी। एक है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, उसके साथ दूसरा रजिस्ट्रेशन एक्ट और तीसरा है स्टैम्प एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट का मतलब वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नोट डाउन कराओगे, और स्टैम्प एक्ट में वो स्टैम्प पेपर के बारे में हम डिटेल सारी पढ़ने वाले हैं कि उसके लॉज क्या है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टॉपिक्स आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आ रहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, RTI। मे भी इसके बारे में कहीं आपने न्यूज़ पे, लोकल न्यूज़ पे कहीं पे कुछ पढ़ने में सुना हो। RTI कुछ आइडिया है? किसी को कुछ पता? राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI क्या होती है, किस पर्पज़ के लिए अपने इसको यूज़ कर सकते हैं? एक्ट का ऑब्जेक्टिव कुछ पता है तो आप बता सकते हो। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको सरकार से चाहिए, गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लीगली राइटफुली इसको मांग सकते हो। तो उसके लिए प्रोसीजर है, दैट इज़ कॉल्ड RTI। तो इस चैप्टर में अपने बात करेंगे आज। वैसे मैं यही टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसका जो एक्ट आया वो 2005 में पास हुआ। इसके बाद जो टॉपिक है दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, बिकॉज हर चीज़ डिजिटल, ऑनलाइन, ई-कॉमर्स, ये सब जो चल रहा है, OTT प्लेटफॉर्म, उसके लिए आपको ये एक्ट की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। कौन से ईयर में आया? ये 2000 में, और आज भी प्रिवेल कर रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। और भी कुछ टॉपिक्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा EET में, वो भी यहाँ पे आने वाला है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट भी आएगा। वो इस बुक में नहीं है, मैं आपको अलग से उसका पैम्फलेट प्रोवाइड करूँगा, लेकिन वो टॉपिक भी अपने सिलेबस में रहेंगे। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एक सब्जेक्ट का मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, क्या टॉपिक्स यहाँ पे आने वाले हैं। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें, सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है, वो सब चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न बहुत सिंपल है, सब्जेक्टिव पेपर है। अब क्वेश्चन का वेटेज 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, मैक्सिमम 8 मार्क्स तक जाता है। तो पर क्वेश्चन जो वेटेज होगा दैट कैन वेरी एनीवेयर बिटवीन 2 मार्क्स टू 8 मार्क्स, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 5-5 मार्क के 20 क्वेश्चन पूछे और काम खत्म, वैसा नहीं होगा। 8-8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, 4-4 मार्क्स के 4 पूछ लेंगे। तो पैटर्न जो रहेगा उसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका वो अराउंड 20 मार्क्स का एक सेक्शन होगा। बाकी के जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक, 2, 3, 4, 5 और एक 6, ठीक है, ये सब 16 मार्क्स ईच। तो 80 मार्क्स के ये सेक्शंस हो गए और 20 मार्क्स, टोटल 100। अब ये 16 मार्क्स को वो कैसे डिवाइड करेंगे ना, वो उनका कॉल है। 4 × 4 हो सकता है, 8 + 8 हो सकता है, बाकी भी कोई रेशियो निकालना हो 2, 3, 5, 8 करके कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अपना पढ़ाई के लिए अप्रोच कैसा होना चाहिए, ये चीज़ भी मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर रहा हूँ। ये सब पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे ना, तो पूरा सिलेबस पढ़ते टाइम कोई डाउट नहीं रहेगा। सब्जेक्ट जो हम अप्रोच कर रहे हैं, एक तो थियरी होती है ना, तो अपने माइंड में कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, आपके माइंड में भी हो सकते हैं। बोले सर थियरी है ना, तो वर्ड टू वर्ड रट्टा मारना पड़ता है, सेम टू सेम जैसा है वैसा ही लिखना पड़ता है। लॉ में मिसकंसेप्शन है, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप ये पूरी बुक जो है ना वर्ड टू वर्ड याद करके लिख लो। अच्छा, ये तो ठीक है, वो बाजू में कंपनी लॉ वाली देख लो, है ना, देख के लग रहा है कि ये पूरी बुक इस जन्म में पूरी याद हो पाएगी वर्ड टू वर्ड। प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं है। देखो स्कूल वाला जो अप्रोच था ना अपना, कि जो आंसर बोला है 6 पॉइंट्स है वैसे का वैसा, स्पेशली अपने गुजरात बोर्ड में थे तो फिर आपको पता है क्या मुसीबत थी। वो जो आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे है वही आने वाले हैं। 6 पॉइंट जैसे बोले, फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट ही लिखना है, सेकंड लिखोगे मार्क्स कट हो जाएंगे, क्या लॉजिक है। तो अपने को ऐसा उसका फोटो मेमोरी डेवलप नहीं करनी कि जो जैसा है वैसा का वैसा याद कर लो। मतलब फुल स्टॉप और कॉमा भी अपने चेंज नहीं करते थे, उतना रट्टा मार लेते थे। अब पॉइंट ये है कि बोर्ड में जो बुक्स है ना आपकी, वो 100 पेज की होती थी। यहाँ पे जो बुक्स है उसकी आपको क्वांटिटी दिख रही है और टाइम उससे आधा अवेलेबल है। तो ये रटने वाला काम यहाँ पे आपको करना नहीं है। तो बोले सर फिर अप्रोच क्या होना चाहिए। देखो लॉ को ना अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। लॉ बनाने वाले ने भी लॉजिक ही लगाया है, कॉमन सेंस लगाई है। अब किसी का मर्डर करने पे फांसी होती है, तो ये कॉमन सेंस है, ये बात डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। क्या लगता है आपको, मर्डर करने में फांसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए?
होनी चाहिए ना। तो ये बात इतनी डिफिकल्ट थी समझनी, बोले ऐसा समझ ही नहीं आ रहा, बोले मर्डर करने फांसी क्यों होती है, आज तक लॉजिक नहीं पता चला, याद नहीं हो रहा, ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो हर एक एक्ट में सेक्शन में कुछ ना कुछ आपको लॉजिक दिया हुआ है जिसके बेसिस पे लॉज बने, और हम जब पढ़ेंगे तो हम उसको पूरा कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे कि यार ये चीज़ ऐसी क्यों है। तो मैक्सिमम पॉइंट्स में 90% से ज़्यादा चीज़ें आपको लॉजिकली समझाई भी जाएंगी और आपको समझ में भी आएगी। अब उसको माइंड में रिटेन करना है, तो आप रिटेन अपने आप अपने वर्ड्स में भी उसको कर सकते हो, और लिखते टाइम सेंटेंस फॉर्मेशन जो ग्रामर अपने यूज़ करते हैं ना वो आपका ही रहेगा। हाँ, कोई सेक्शन नंबर है, कोई टेक्निकल वर्ड है जो लॉ में से आपने नया सीखा, वो आपको कोट करना है, बट सेंटेंस फॉर्म कैसे करना है वो आप खुद से करो। वो बुक में से एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करने का कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। जो हम यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं सिलेबस में, चाहे आप इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल पढ़ लो या ये नोट्स पढ़ लो, ये एग्जैक्ट लॉ मेकर्स की लैंग्वेज नहीं है। ऐसा नहीं पार्लियामेंट में जो पास हुआ वही का वही कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि वो लैंग्वेज बहुत टेक्निकल होती है। अगर आप सेम टू सेम पढ़ने जाओगे तो आपका सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा। इंस्टीट्यूट भी मॉडिफाई करता है लैंग्वेज को, सिंपल करता है आपके लेवल पे लेके आने के लिए। तो दैट मीन्स हमारे पास लैंग्वेज की लिबर्टी है। तो वर्ड टू वर्ड लर्निंग एग्जैक्ट रटना पड़ेगा, सेम लिखना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता। जहाँ पे टेक्निकल वर्ड जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, हाईलाइट कराऊंगा, तो वो वर्ड्स आपके आंसर में दिखेंगे, उससे चेकर को लगेगा कि पढ़ के आया है, इसको पता है बुक में क्या है। लेकिन बाकी एग्जाम्पल्स फ्रेम करने हैं, सेंटेंस फॉर्म करना है, आप अपने वर्ड्स में कर सकते हो, पूरी लिबर्टी है। डे 1 से हैबिट वही रखना। मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें अभी क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो जहाँ पे अभी आप पढ़ोगे तो मैं आपका टेस्ट तो कंडक्ट करूँगा, लिखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी कंटेंट के ऊपर ग्रिप आ रही है। अब जब एक एक चैप्टर का टेस्ट होता है ना, तो आप क्या करते हो, जितना मैंने बुक में दिया ना पूरा लर्न करके आ जाते हो एज इट इज़, वही फुल स्टॉप कॉमा भी वहीं का वहीं, कुछ इधर का उधर नहीं होता है। तो एक चैप्टर की टेस्ट लूँगा ना, सबके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है यार बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है, मुझे सब याद भी हो रहा है। तो सिंगल चैप्टर में वो पॉसिबल है, बट फिर मैं आपको बोलूँगा यार 5 चैप्टर हो गए, चलो 5 चैप्टर का एक कंबाइंड टेस्ट रखते हैं। अब वो 5 चैप्टर्स का कंबाइंड टेस्ट का कंटेंट हो गया 100 पेज से ऊपर। अब जब आप वर्ड टू वर्ड लर्न करने जाओगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, वो 5 चैप्टर इतने डिफिकल्ट लगेंगे, बोले सर याद ही नहीं हो रहा, आप क्या करें। अरे तो एक एक चैप्टर को इतना क्यों रट लिया, 5 चैप्टर में वो स्ट्रेटेजी आपकी काम नहीं आने वाली। यहाँ पे आपको अगेन जाना कंसेप्ट पे ही है। तो आप लर्न कर सकते हो, करो, उसमें कुछ बुरा नहीं है, बट उस पर ओवर डिपेंडेंट मत हो जाना कि यार मुझे तो वर्ड टू वर्ड याद करके लिखने की आदत है। वो हैबिट है आपको क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स तक चलती थी, लेकिन अब उससे बाहर आने की प्रैक्टिस करनी है। तो डे 1 से वो माइंड में लेके चलो कि कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, चीज़ों को समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, लर्निंग वाला पार्ट सेकेंडरी। ठीक है। अच्छा, अब स्टडी का अप्रोच कैसा होना चाहिए डेली, जो स्टैंडर्ड है जो आपको फॉलो करना चाहिए। अब जो भी मैं आपको डेली पढ़ा रहा हूँ, देखो गेम सारा ना यहाँ पे डिसिप्लिन का है। यहाँ ऐसा नहीं है कि सर पेपर बहुत टफ आते हैं, कोई पास नहीं होता, किसी को समझ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। गेम सारा डिसिप्लिन का है। मैं आपको जितना भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं आपको समझ नहीं आएगा, वो गारंटी मेरी है। लेकिन फिर भी एग्जाम में रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, कंसिस्टेंसी अपनी तरफ से नहीं आती। देखो रोज़ का काम रोज़ करना है, सिंपल कैलकुलेशन है। आज मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा के भेजूंगा, 5 पेज पढ़ेंगे, 6 पेज पढ़ेंगे, 8 पेज पढ़ेंगे, जितना भी कवर करेंगे, आपको आइडियली उसको जाके आज ही रीड कर लेना है। रीडिंग बोल रहा हूँ मैं, लर्निंग नहीं बोल रहा कल तक ओरली पूछूंगा सब याद आना चाहिए, नॉट दैट वे, जस्ट अ बेसिक रीडिंग। एंड रीडिंग टेक्स अराउंड 30 to 45 मिनट्स। एक सब्जेक्ट जितना पढ़ा रहा हूँ घर पे सिर्फ रीड करना है, तो 30-40 मिनट 45 मिनट में रीडिंग हो जाता है। अब इससे क्या होगा ना, जितना मैंने आज पढ़ाया घर जाके आपका रिवीजन हो गया। कल जब आओगे वो पॉइंट्स आपके माइंड में रहेंगे। कल आओगे तो मैं भी आपसे डाउट्स पूछूंगा, कुछ आपको क्वेरी है, नहीं समझ आया तो बताओ, कोई कुछ डाउट पूछेगा, किसी का कोई क्वेरी आएगी, लैंग्वेज के डाउट्स आएंगे, तो डिस्कशन बार बार होगा। तो जितनी बार आप बुक घुमाओगे आपका उतना ये टॉपिक पक्का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक बार तो रीडिंग कर लिया आज, अब नेक्स्ट कब होगा, जब इसकी टेस्ट होगी। अब जब मैं चैप्टर वाइज टेस्ट रखूंगा तो लर्निंग के लिए आप फिर से बुक उठाओगे, तो देखो 2 बार तो आपने बुक घुमा ली। ठीक है। इसके बाद पार्ट टेस्ट रखेंगे अपन, 5-5, 6-6 चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट, फिर से आप उसका रिवीजन करोगे, 3 बार बुक घुमा ली। बाद में आएगी 100 मार्क्स की मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम, एक बार और बुक घुमाओगे। अच्छा, यहाँ से मैं आपको फ्री करूँगा, घर पे जब पढ़ोगे मेन एग्जाम से पहले तो रिवीजन भी तो करोगे, सेल्फ खुद के लिए भी तो रिवाइज करोगे। 5 बार आपकी बुक रोटेट हो जाएगी। और लास्ट में आएगा एग्जाम की एक दिन पहले जो फाइनल स्टडी करना होता है। तो 5 से 6 बार अगर आपने एक बुक पढ़ी है तो एग्जाम में आपको रिकॉल नहीं होगा, वो प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आपने 1 या 2 बार पढ़ी, या वो होता है थियरी है सर अभी से क्या याद रहेगा, तो अपना एग्जाम दिसंबर में, तो अपने तो अक्टूबर 15 के बाद तैयारी शुरू करेंगे। वैसे ही स्टार्ट होता है ना कि अब 1.5-2 महीना बचा, अब सीरियसनेस आ रही है, इट इज़ टू लेट। थियरी में मिसकंसेप्शन है कि अभी से याद नहीं रहेगा। थियरी बार बार पढ़नी पड़ती है, रिवीजन करना पड़ता है, उस सब्जेक्ट के साथ ना आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। तो जब 5-6 बार किसी ने बुक घुमाई है, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा और एग्जाम में उसको टॉपिक याद भी आएंगे। और अपने वर्ड्स में लिखना है तो मगअप करने का प्रेशर नहीं है, डेफिनेटली आपके मार्क्स आएंगे। बट ये डिसिप्लिन आपको डे 1 से लेके एग्जाम के लास्ट दिन तक मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसी में प्रॉब्लम आती है। जो सबसे सिंपल चीज़ होती है ना, वो सबसे डिफिकल्ट लगती है। क्या? डिसिप्लिन मेंटेन करना, कि हर रोज़ जाके हर रोज़ का काम करेंगे। सिंपल कैलकुलेशन है, आज अगर आपको घर पे जाके 4 घंटे पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, आपने ना 5 दिन कुछ नहीं पढ़ा,
आपके कितने आवर्स की पढ़ाई चली गई? 20 आवर्स। छठे दिन आपको रियलाइजेशन आ गया, बोले यार मैंने 5 दिन से कुछ नहीं पढ़ा, अब शुरू करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है वो 20 आवर्स की पढ़ाई आपको नहीं करनी पड़ेगी? कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। अब 6 डे पे जब आपको रियलाइजेशन आया, उस दिन के 4 घंटे की पढ़ाई भी है और पिछले 20 आवर्स भी बाकी है। अब छठे दिन पूरा 24 घंटे का काम खत्म कर लोगे पढ़ के? वो नहीं हो पाएगा। अब क्या करना पड़ेगा? या तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, 4 के बदले 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो जाके वो आपके 20 आवर्स अगले 10 दिन में कवर होंगे। प्रॉब्लम समझ आ रही कहाँ आती? वो पाइलअप होता जाता है। किसी ने 15 दिन पढ़ाई छोड़ दी ना, खत्म हो जाता है काम। फिर ऐसा होता है अब इतना सारा मैं कोप अप कैसे करूँ? तो फिर क्या, जितना उसको टाइम देना चाहिए सब्जेक्ट को देता नहीं है, क्वालिटी आपकी कम होने लग जाती है। वहाँ से फिर आपके मार्क्स जो एग्जाम में कम होने शुरू हो गए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आज पढ़ाना शुरू किया तो अभी तो सर ने स्टार्ट किया, अपना माइंडसेट वही होता है, अभी तो शुरू हुआ है, करते हैं ना, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर अपने को रियलाइजेशन आता है कि अब पढ़ना पड़ेगा। बट मैं 15 दिन पढ़ा चुका हूँ। 15 दिन में 4 घंटे डेली, मतलब 60 आवर्स मैंने पढ़ा दिया, आपने उसको पढ़ा नहीं। अब जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो वो 15 दिन वाला पढ़ोगे या जो आज पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ोगे, वहाँ आएगा कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो आपको डे 1 से ना मेरे साथ साथ चलना है। अगर मैं 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, आपको घर जाके उसको पढ़ के आना है। मैं 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ, आपको उसको घर पे जाके पढ़ के आना है, लेकिन मेरे साथ चलना है, पीछे पीछे नहीं चलना है, पैरेलल चलना है। जितना पैरेलल चलोगे, शुरुआत में हैबिट डेवलप करने में थोड़ा एफर्ट लगेगा। एफर्ट पता है कितने दिन लगेगा? 1 हफ्ता। अगर आप 1 हफ्ता मेरे साथ साथ चल रहे हो ना, नेक्स्ट डे से आपका रूटीन बन जाएगा कि हाँ भाई ये रोज़ का काम रोज़ करना है। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना जाने दो, मेरे साथ साथ जब सिलेबस चल रहा होगा ना, आप मेंटली हमेशा ऐसे पीसफुली पढ़ सकोगे कि हाँ ठीक है, सर का अगर 10 टॉपिक कवर हुआ, मेरे भी 8-9 हो गए, तो मैं साथ में ही चल रहा हूँ। तो आपको एग्जाम के टाइम पे इतना प्रेशर फील नहीं होगा कि मेरा सब कुछ बाकी है। तो आपको मेरे साथ साथ चलना है। मैं सिलेबस आपकी वजह से स्लो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एग्जाम की डेडलाइन है। आपको मेरे पेस के पे चलना पड़ेगा। ओवर पेस पे लेके नहीं जा रहा हूँ कि यार इतना पैनिक हो रहा है, नहीं। बट जितना मैं रोज़ का काम करा रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि आज इतना पढ़ाऊंगा तो मेरा सिलेबस डेडलाइन पे खत्म होगा। अगर मैं स्लो चलूँगा तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो जो पेस है ना, वो एवरेज पेस है, दैट इज़ मिनिमम। तो आपको मेरे साथ साथ चलना है। तो डिसिप्लिन आप फॉलो करो, 7 दिन ट्राई करो, 8वें दिन देखना आपको अपने आप रूटीन बन जाएगा। अच्छा, स्टडी टाइम को लेके भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे ये सब बातें इंपॉर्टेंट है। देखो, सिर्फ सिलेबस पढ़ा के आपको छोड़ दूंगा ना, आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। तो स्टार्टिंग में ये सब पॉइंट्स है ना डिस्कस कर लेने चाहिए। जैसे स्टडी को लेके ये रहता है कि सर कितने बजे पढ़े। आप में से कुछ लोग होंगे जो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते होंगे, है ऐसा कोई? 3 बजे 4 बजे उठ के पढ़ना कंफर्टेबल है? आप बता सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी लोग, कुछ लोग मॉर्निंग में पढ़ते हैं, फिर अपने रात वाले, पूरी दुनिया सो जाती है उसके बाद उठते हैं, बैटमैन वाली कैटेगरी है। हाँ, तो मैं भी वैसे ही हूँ, इसलिए तो मैं भी रात को ही पढ़ सकता हूँ, दिन में नहीं पढ़ाई होती। अब ये दोनों अप्रोचेज अपोजिट है। आप जो अभी तक करते आए हो, जो स्टडी टाइम आपको कंफर्टेबल है, आप फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में पढ़ने वाला ही पास होता है, रात में पढ़ने वाला नहीं होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। वाइस वर्सा वाला भी कोई रूल नहीं है। अपनी कंफर्टेबिलिटी के आपका माइंड कौन से टाइम पे अच्छे से फंक्शन करता है, आप उस टाइम पे पढ़ो। लेकिन हाँ, कोई एक टाइम पे तो फंक्शन करना चाहिए। तो सुबह भी प्रॉब्लम है, सर रात को भी नींद आती है, वो एक कैटेगरी जिनको पूरा दिन नींद आती है और बुक देख के तो तुरंत ही नींद आ जाती है, वो थोड़ा प्रॉब्लम है, उसका इलाज आपको करवा लेना चाहिए। बट कोई एक टाइम स्लॉट पे आपको अच्छे से पढ़ना है। डेली स्टडी आवर्स जो होते हैं ना, आप स्लॉट सेम रखो। कभी सुबह पढ़ते हैं, कभी दोपहर को पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, आजकल अपनी जनरेशन बिजी बहुत है, पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ता है ना। सर टाइम ही नहीं मिलता ना। तुम लोग करते क्या पूरा दिन ऐसा कि तुमको टाइम नहीं मिलता? ऐसा कोई बिजनेस नहीं चल रहे तुम्हारे, ना ही कोई जॉब कर रहे हो, ना कुछ कमाने जाना है, ना घर परिवार चलाना है, कोई तकलीफ तो है नहीं, सब कुछ मिल रहा है, फिर भी बोले सर टाइम नहीं मिलता। तो जो बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट हो रहा है ना, अपने को टाइम मैनेजमेंट करना है। तो एक टाइम स्लॉट रखो, कोई दोपहर को पढ़ रहा है, शाम को पढ़ रहा है, जब भी डेली उसी टाइम के अराउंड आप पढ़ने बैठो, तो आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको अभी ये टाइम पे पढ़ाने बुला रहा हूँ, तो मैं डेली टाइम चेंज करूँ तो सही रहेगा या एक टाइम पे बुलाऊँ तो सही रहेगा? आपने पूछा सर टाइम यही रहेगा ना, बार बार चेंज तो नहीं करोगे? मैं बोला हाँ, टाइम स्लॉट ये रहने वाला, मैं चेंज नहीं करूँगा। रीज़न क्या है? रूटीन डेवलप करना। कभी दोपहर को बुलाया, बोला कल शाम को रखते हैं, परसों का सुबह का बताता हूँ, मैसेज कर दूंगा, उस टाइम पे आ जाना। तो आपका ना कोई रूटीन नहीं बनेगा। बोले सर एक टाइम पे बुलाओ ना, हमको भी अपना दिन कैसे प्लान आउट करना है वो समझना है। सेम आपके लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल है जो घर पे बैठ के पढ़ाई करते हो। क्लियर? अब जब घर पे पढ़ना है तो कंटिन्यूस 5 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है। पढ़ाई मैक्सिमम हो सकती है 90 मिनट्स एट अ स्ट्रेच कंटिन्यूस, जो मैं मानता हूँ। आपको भी पता ही होगा कि ये भी ज़्यादा ही बोल रहे हैं, है ना। 90 मिनट्स कंटिन्यूस भारी पड़ जाता है। ये 15 मिनट के बाद तो फ़ोन याद आ जाता है, बोले देखे यार किसने डीपी अपडेट की, एक बार स्टोरी वोरी चेक कर लूँ। फिर उसमें भी अपने टैली करते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। भेजने वाला भी फ्री बैठा है, सेम स्नैप भेजेगा, सेम इंस्टा स्टोरी डालेगा, सेम व्हाट्सएप पे डीपी लगाएगा, अपने टैली कर रहे होते, ऑडिट कर रहे हैं, तीनों जगह बराबर दिख रहा है ना। फिल्टर कहाँ कहाँ यूज़ किया, कहाँ नहीं किया, सब टैली कर लेते हैं, टाइम वेस्ट हो गया। तो 90 मिनट्स मैक्सिमम कंटिन्यूस स्टडी हो सकती है। तो आप जब स्लॉट्स बना रहे हो तो एक 1.5 घंटे का स्लॉट बनाओ, 10-15 मिनट ब्रेक लो, फिर आप वापस से पढ़ने बैठो। तो दिन में ना 2 से 3 सब्जेक्ट आपके रोटेट भी हो जाएंगे, इफेक्टिवली 4-5 घंटे की पढ़ाई भी हो जाएगी और बोर नहीं होगी। सबसे प्रायोरिटी हुई है सर, बोर नहीं होने चाहिए, है ना। तो सब्जेक्ट रोटेट होते रहेंगे ना तो बोरिंग नहीं लगेगा। क्लियर ये पॉइंट्स?
तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है जब आप ये सिलेबस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो। अच्छा, एग्ज़ाम का लेवल सर कैसा है, स्टूडेंट पास ही नहीं होते, हमने तो ये सब सुना है वो फिर जो नहीं फॉलो करेगा तो भाई नहीं होगा। इंस्टीट्यूट आपको पास करने नहीं बैठा है, पहले दिन बता रहा हूँ। ये ना VNSU है, ना गुजरात बोर्ड है, ना CBSE है कि सब 99% ला के पास हो रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, जो डिज़र्व करता है वो निकलेगा। अब वो डिज़र्विंग लोग 15% है या 25 है या 5 है, वो फिर आपके पेपर की क्वालिटी बताइए। क्लियर हो गया? तो वो आपको पास करने नहीं बैठे, कोई दान धर्म नहीं करने वाले कि चलो ले जाओ 2-4 मार्क और पास होकर निकल जाओ। नहीं तो बाद में क्या होगा, डिमांड सप्लाई का रेशियो बिगड़ जाएगा। सब लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं, काम किसी को आता नहीं और इतनी जॉब्स अवेलेबल नहीं, तो फिर वो मिसमैच हो जाएगा। इसलिए वो लोग उतने लोगों को क्लियर करेंगे जिनके पेपर में दिखेगा मेहनत करके आए, वो आपको पास करने नहीं बैठे। माइंडसेट क्लियर रखना, आपको प्रूव करना है कि यू डिजर्व टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी, तो उसके लिए आपको एफर्ट पहले दिन से करना पड़ेगा। क्लियर ये चीज़? ठीक है, चलो अब सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना JIGL। जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ अ वेरी बेसिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो आप चैप्टर पे आ जाओ। अब मैं चैप्टर 1 से ऐसे सीक्वेंस में नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको बोला सारे चैप्टर्स अपने आप में इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, तो हम कोई भी चैप्टर पहले पढ़ सकते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, इसके बारे में बात कर लेते हैं एग्जैक्टली ये है क्या। और बहुत पुराना एक्ट नहीं है, बाकी सारे एक्ट्स तो आप देखो काफ़ी पुराने हैं। ये एक्ट आया ईयर 2005 में। अच्छा, एक्ट बनता कैसे है, उसका कुछ बेसिक प्रोसीजर अपन ने WET में भी इसके बारे में बात की है, कुछ ध्यान होगा आपको? क्या प्रोसीजर है, थोड़ा शॉर्ट में बता दो। एक्ट कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कौन बनाता है? पार्लियामेंट में। प्रोसेस क्या है उसका? एक बिल पास होता है, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा ना। तो ये जो बिल है ये पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट कर रहा है, और ये फुल एंड फाइनल है कि अब यही कानून है ऐसा? इट इज़ अ ड्राफ्ट, एक सैम्पल बोल सकते हैं, ठीक है। ये ड्राफ्ट है, और ये ड्राफ्ट प्रेजेंट कौन करता है, मतलब रूलिंग पार्टी करती है या ऑपोजिशन करता है या प्रेसिडेंट करते हैं या स्पीकर, कौन करता है? रूलिंग पार्टी करती है। तो रूलिंग पार्टी की जो मिनिस्ट्री है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से एक बिल प्रेजेंट किया जाता है। दिस इज़ नॉट द फाइनल वर्डिक्ट के बाद से ये कानून है, दिस इज़ अ प्रपोजल, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना भाई, प्रपोजल है, ठीक है। तो प्रपोजल के नाम पे एक बिल प्रेजेंट किया जाता है कि इस सब्जेक्ट पे हमें एक कानून बनाने की ज़रूरत लग रही है और हमने रेडी किया है। अब आगे क्या होगा, पार्लियामेंट के बाकी मेंबर्स जो रूलिंग पार्टी से बिलोंग नहीं करते, सब लोग इसको स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद अपने सजेशंस, अपने ऑब्जेक्शंस वहाँ पे रेज करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, डिबेट्स होंगे। उसके बेसिस पे इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस, अमेंडमेंट्स आप बोल सकते हो, वो भी किए जाएंगे, रीड्राफ्ट किया जाएगा। अब जब फाइनली एक बिल के ऊपर कंसेंसस बनेगा तो वोटिंग होगी। अच्छा, पार्लियामेंट में कुछ हाउसेज होते हैं अलग अलग, ध्यान में होगा कौन कौन से हाउसेज हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, एक विधानसभा भी होती है, वो क्या होता है? वो तो स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा दो चीज़ें हैं, इसको अपर हाउस लोअर हाउस भी बोला जाता है। तो अपर हाउस कौन सा है, लोअर कौन सा है? राज्यसभा इज अपर हाउस एंड लोकसभा इज लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल वैसे बोला जाता है, ठीक है। तो पहले बिल जो है वो लोकसभा में पास होगा, उसके बाद जाएगा राज्यसभा, वहाँ पे पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द फाइनल अथॉरिटी जो अपना कंसेंट देंगे कि हाँ भाई आप लोगों ने आपस में बिल पास कर लिया है, मैं भी अप्रूवल दे रहा हूँ। तब जाके ये जो बिल है ये फाइनली एक एक्ट में कन्वर्ट होगा एंड देन वो इम्प्लीमेंट हो गया ऐसा मान लिया जाएगा। क्लियर ये प्रोसेस? तो RTI जो है इसका एक्ट फाइनली पास हुआ 2005 में, उसके पहले उसका भी बिल आया होगा एक पर्टिकुलर डेट पे और ये प्रोसेस फॉलो किया होगा। अब RTI एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं कि ये क्यों बनाया गया, इसका रीज़न क्या है। देखो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर चुके हैं, तो उसके अंदर आर्टिकल नंबर 19 आपने पढ़ा फ्रीडम के बारे में, आर्टिकल नंबर 21 के बारे में हम बात कर रहे थे। आर्टिकल नंबर 21 में एक सब पॉइंट है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये बोला कि एक इंडियन सिटीजन के पास राइट टू नो करके एक राइट होना चाहिए। राइट टू नो मतलब जानकारी होना एक आपका राइट है, बेसिक राइट है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, सिंपल इसको रखते हैं, जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आप देखते हो, अभी हाईवेज बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, मेट्रो बन रही है, सब होता है। अब इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है, फंडिंग कौन दे रहा है? गवर्नमेंट पैसा लगा रही है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? आप लोग जो टैक्स पे कर रहे हो उसी से आ रहा है। हम GST पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, वहीं से ये सब चीज़ें आ रही है। तो पैसा तो पब्लिक का ही लग रहा है। अब आपने सरकार को जाके पूछा, आपके माइंड में आया कि यार ये लोग इतने बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं, हाईवे बनाते हैं, मुझे जानना है कितना पैसा इसमें लगा, ओवर स्पेंडिंग तो नहीं हो रही, 100 रुपये का काम 100 रुपये में हो रहा है कि 250, 300, 500 लग जाते हैं, मुझे जानना है। तो आप कोई सरकारी डिपार्टमेंट में चले गए, आपने बोला मुझे बताओ ये ब्रिज कितने बनाया, बताएंगे वो? पहले तो ऐसा होता सरकार बोलेगी हम आपको क्यों आंसर दे भाई, आप कौन हो,
अरे भाई मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरे पैसे से तो बना रहे हो, तो मुझे तो बताओ। तो ऐसा आप बोलने जाओगे तो उल्टा जवाब मिलेगा आपको और कोई डिटेल नहीं देगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन का यही कंसेप्ट है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर या सरकार जो भी काम कर रही है, पब्लिक को अगर उसको जानने का हक है तो वो राइट उनको मिलना चाहिए, और लीगल एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू वो एप्लीकेशन करके इन्फॉर्मेशन मांग सके, एंड गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल। आप चीज़ों को ना छुपा नहीं सकते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पे कुछ नहीं बताओगे तो मनमानी होगी। सरकार को पता है हमसे कौन हिसाब मांगेगा, करो 100 का 200 खर्चा करो, फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है। तो पब्लिक रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रख के ये बिल पास किया गया और फाइनली एक्ट बना, दैट इज़ RTI एक्ट 2005। अच्छा, आप एज ए स्टूडेंट इसको कहीं पर यूज़ कर सकते हो पेपर्स मंगवाने के लिए, ठीक है। तो आपका VNSU या और कोई यूनिवर्सिटी है, ICSI अपना इंस्टीट्यूट है, ऑल दीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट। अब इसका सिंपल मतलब ये है कि आपने एग्जाम, अब ये आपके लिए ना फिर वो दोनों चीज़ें हैं, इसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पे बात करते हैं, आपको समझ आ गया होगा। आपने एग्ज़ाम अपीयर किया, मार्क्स जैसे आने चाहिए थे वैसे नहीं आए, अब इसके बाद आपका एक्सक्यूज़ क्या होता है? पूरे इंस्टीट्यूट यार मार्क्स ही नहीं देता है, पता नहीं कैसे चेकिंग करते थे वो, इतने बच्चे फेल हो गए, इतना अच्छे से लिख के आया था, कुछ मार्क्स नहीं दिए। अपने तो ब्लेम डाल देते हैं उन पर। अब ये ब्लेम में ना भी फंस जाएंगे बिकॉज ऑफ RTI। अब क्या होगा, RTI के थ्रू आप अपनी आंसर शीट मंगवा सकते हो और देख सकते हो कि कौन से आंसर में कितने मार्क्स दिए। अब वो एक्सक्यूज़ चला गया अपना कि इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देता। जब पेपर मंगवाओगे और कॉपी में दिखेगा कुछ लिखा ही नहीं है, उस वजह से मार्क्स नहीं मिले, तो घर पे गालियाँ और पड़ेंगी। तो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा भी अच्छी नहीं है ना, फिर ये वैसी बात हो गई। अच्छा, इंस्टीट्यूट के ऊपर भी अब ये बर्डन है कि हमें ठीक से चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टूडेंट RTI के लिए अप्लाई करेगा एंड वी आर आंसरेबल, तो बताना पड़ेगा ना ठीक से चेक किया कि नहीं, मार्क्स दिए कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ भी रैंडम चेकिंग करके मार्क्स दे दिए और स्टूडेंट्स को फेल कर दिया, वो भी नहीं हो पाएगा, उनके ऊपर भी बर्डन है। और आपके ऊपर बर्डन है कि ठीक से लिखना पड़ेगा। रिजल्ट के दिन फिर ये बोलूँगा, एक तो अपने क्या करते हैं, पेपर दे के आते हैं, तब घर वाले पूछते कैसा वो पेपर, बोले बहुत अच्छा गया, कोई टेंशन नहीं। वो अपने को पता अंदर से कैसा गया कैसा नहीं, बताते नहीं। क्यों नहीं बताते? अभी 2 महीने रिजल्ट तक तो शांति रहेगी कम से कम। अभी से बोल दूंगा पेपर खराब किया, 2 महीने भी सुनते रहेंगे, रिजल्ट के दिन तो सुनना ही है, तो तब तक तो चलो कम से कम टाल देते हैं उसको। अब जैसे ही रिजल्ट आया, बोले ये लोग मार्क्स नहीं देते, ये वो। तो RTI वाले केस में अब ट्रांसपेरेंसी है, आपको पता चलेगा कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता है। जिन्होंने जेन्युइनली लिखा है उनके मार्क्स नहीं आए, चलो आपने सही से मेहनत की होगी, मार्क्स नहीं आए, बट पता तो चलेगा गलती कहाँ हो रही है, नेक्स्ट टाइम तो अपने उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को मिलेंगे RTI एक्ट में। क्लियर, ये पॉइंट पता चला। अब इंट्रोडक्शन में आप देख लो, उन्होंने आपको बताया हुआ है कि ये एक्ट एग्जैक्टली कौन सी डेट से इफेक्टिवली अप्लाई हुआ। इट इज़ 12 अक्टूबर 2005। डेट याद रखने का इतना प्रेशर नहीं है, कहीं इंट्रोडक्शन में आपको लिखना पड़े तो आपके पास डेटा अवेलेबल है, बट मैंडेटरी नहीं है कि आपको डेट याद हो। एक्ट का ईयर याद होना चाहिए 2005, उसको स्किप मत कर देना, डेट चलेगा। बोला है वर्ल्ड के और भी कंट्रीज़ हैं, 70 कंट्रीज से ऊपर हैं जिनमें इस तरीके का कानून अवेलेबल है। इंडिया इज़ नॉट द फर्स्ट वन, इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज, लेकिन बाकी सब जगह भी इस तरीके के सिमिलर लॉज अवेलेबल है, ये बता दिया। अब थोड़ा इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। जो मैं आपको बता रहा था, आर्टिकल नंबर 21, जहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि इस तरीके का कानून होना चाहिए, जिसके बेस पे ये एक्ट बना। तो केस का नाम दे रखा है RP लिमिटेड, एक कंपनी है, वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स। इस कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला था कि इस तरीके का कानून होना चाहिए और पब्लिक को राइट मिलना चाहिए कि वो RTI एक्ट जो है उसका यूज़ कर सके, और इसी के बेसिस पे ये कानून बना। क्लियर हुआ, समझ आ रहा है? नाम ध्यान रखना केस का, अगर आप कोट कर सको तो अच्छी बात है। आगे बढ़ रहे हैं, बाकी चीज़ें देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। अब देखो, आपको ना इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स का रेफरेंस फिर से मिलेगा, ये आपने EET में भी पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ रिकॉल करा देता हूँ। आर्टिकल 19, इसमें जब हम बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू रोम एनीवेयर इन द कंट्री, ऐसे ऐसे पॉइंट्स ध्यान में स्कूल में पढ़ते थे, फंडामेंटल राइट्स, तो उसका रेफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन अपना एक सेपरेट चैप्टर है, तो मैं उसमें आपको आर्टिकल 19, 21 इन डेप्थ पढ़ाने ही वाला हूँ। तो मैं इस चैप्टर में वो टॉपिक को अभी डेप्थ में लेके नहीं जा रहा, क्योंकि उसकी अभी नीड नहीं है, ठीक है। तो अपने थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं उससे। आप सीधा नेक्स्ट पेज पे देखना, जहाँ RTI एक्ट की बात हो रही है उस पर फोकस करेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन है, उन्होंने बताया ये जो बिल की बात हो रही थी, देखो लोकसभा में बिल कब पास हुआ, 11 मई 2005, राज्यसभा में अगले दिन पास हो गया 12 मई 2005, प्रेसिडेंट का कंसेंट आया 15 जून को, एंड देन हमने देखा अक्टूबर से एक्ट इफेक्टिवली एप्लीकेबल हुआ। ये सब डेट्स याद रखने का प्रेशर नहीं है, MCQ एग्जाम नहीं है कि आप कोई डेट्स पूछेंगे, सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है, उसका टेंशन नहीं लेना। आगे कुछ एक्ट के ना सेलिएंट फीचर्स दे रखे हैं, मतलब समरी काइंड ऑफ। पहले तो बोला एक्ट एप्लीकेबल कहाँ पे है, बोला पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में मतलब अब तो जम्मू एंड कश्मीर वाला प्रॉब्लम भी नहीं है। पहले ना हर एक्ट में लिखा आता था दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब ये प्रॉब्लम कब सॉल्व हुआ, 2019 में, जब आर्टिकल 370 जो है उसको एब्रोगेट कर दिया या हटा दिया, वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो अब इशू नहीं। नेक्स्ट बोला एक 120 डेज़ की टाइम लिमिट दी है
यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्ट जब आपने अप्लाई किया ना, तो इसका यूज़, इफेक्टिव यूज़ कब तक स्टार्ट हो जाना चाहिए? विद इन नेक्स्ट 120 डेज़। अब बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। 2005 में एक्ट आ गया 12 अक्टूबर को, लेकिन उसके बाद बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और ऑफिसर्स को पता ही नहीं था ऐसा कानून पास हुआ है। अब जिनको पता था वो जब एप्लीकेशन करने गए, बोले हम थोड़ी ना आपको आंसरेबल है, ये सब इन्फॉर्मेशन कोई प्रोवाइड नहीं करता है, कुछ नहीं मिलेगा। उनको समझाना पड़ा, मतलब पब्लिक सरकारी ऑफिसर्स को समझा रही है, भाई सुप्रीम कोर्ट के बेसिस पे पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है, आप आंसरेबल हो, आपको बताना पड़ेगा। वो मान नहीं रहे थे, तो इसके लिए बहुत सारे NGO, सोशल एक्टिविस्ट, ये वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। गवर्नमेंट को बोला भाई कानून पास करते हो तो अपने एम्प्लॉयज़ को तो समझाओ, हम जाएंगे पूछने तो उनको तो पता होना चाहिए कि क्या रूल पास हुआ है क्या नहीं। ये एक्चुअल में मैटर हुआ है, और ये इफेक्टिवली अप्लाई होते होते इतना टाइम लग गया ऑल ओवर इंडिया, बिकॉज अवेयरनेस नहीं थी। और अभी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, जो जेल में है फिलहाल, जेल में, आगे क्या होगा पता नहीं, अरविंद केजरीवाल, वो तब सोशल एक्टिविस्ट थे। पहले आपको थोड़ा अगर हिस्ट्री पता हो उनके बारे में, तो सोशल एक्टिविस्ट थे, एंड ही वाज द वन जो दिल्ली में और आसपास के रीजन में इसके लिए अवेयरनेस ड्राइव चला रहे थे, और काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिस में जा जाके इसका प्रमोशन किया, लोगों को बताया कि RTI जैसा कानून होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही थी, तब जाके लोगों को पता चला। तो यहाँ पे ऑफिशियली बोला है कि 120 डेज़ में सबको इस कानून की जानकारी होनी चाहिए। कितनी हुई कितनी नहीं वो तो आपको दिख ही रहा है, वो अलग बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। अच्छा, अभी RTI कब से बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन चाहिए मिल जाएगी, कौन देगा इन्फॉर्मेशन? कोई सरकारी ऑफिसर, कोई डिपार्टमेंट, कुछ होना ज़रूरी है या नहीं? आप सोचो कोई गवर्नमेंट ऑफिस में चले गए, कहीं पे भी, कोई वार्ड ऑफिस, जोन ऑफिस, जो ऑफिसर आपको दिखा ना, उसको आपने बोला सर वो ब्रिज बन रहा था ना अभी थोड़े दिन पहले, मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, RTI फाइल करनी है, आप बता दो ना कितना खर्चा लगा, कौन सी कंपनी का सीमेंट यूज़ किया, कितना पैसा लगा, पेमेंट हो गया नहीं हो गया, वो बताएगा आपको। वो बोलेगा मेरा काम थोड़ी ना है, मैं अपनी पोस्ट पे मुझे जो काम दिया मैं वही करूँगा, मैं वो कर लूँ वही बहुत है, एक्स्ट्रा बातें मेरे से मत करो। ठीक है, तो उसने मना कर दिया। अब आप ऐसे हर एक ऑफिसर को पूछते रहोगे तो कोई जवाब नहीं देगा। इन्होंने बोला इसके लिए प्रॉपर ऑफिसर्स को अपॉइंट करना ज़रूरी है जो इस चीज़ के लिए आंसरेबल। अब जो ऑफिसर्स हैं उनको बोला गया पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, एक पोस्ट जो है वो स्ट्रक्चर में डिराइव कर दी, जिसको हम क्या बोलेंगे, PIO। और जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे आप इन्फॉर्मेशन मांगो और उनको देनी पड़ेगी, उनको बोला जाता है पब्लिक अथॉरिटी। तो ये वर्ड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, देख लो, पब्लिक अथॉरिटी बोला होगा, तो इनसे आप जवाब मांग सकते हो। और पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स वो ऑफिसर्स हैं जो आपकी क्वेरी को एड्रेस करेंगे और आपको आंसर करेंगे। आया समझ में? अच्छा, प्रोसीजर जो है इनिशियली ऑफलाइन था, तो आपके एरिया का जो जोन ऑफिस होता है आप वहाँ जाओ, एक 10 रुपये का फॉर्म मिलता है RTI का, वो ले लो काउंटर से, फॉर्म भर के जमा करा दो, फिर वो आपको रिवर्ट करेंगे, रिप्लाई करेंगे, कोरियर से आपकी इन्फॉर्मेशन आपको भेज देंगे। लेकिन अभी पैरेलली ये सारा सिस्टम हो चुका है ऑनलाइन। RTI की वेबसाइट है rti.gov.in, आप लिख के भी रख सकते हो, घर पे जाके चेक करना, गूगल पे जाके देख लो, तो उसके ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन हो सकता है। तो जिसको ऑनलाइन समझ में आता है उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाके लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन कर सकते हो। अच्छा, फ़ीस सेम है 10 रुपये। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला ये कमाने के लिए हमने स्टार्ट नहीं किया है, ये तो आपका राइट है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस होगी या कॉस्ट होगी वही चार्ज कर सकते हैं। ऑफलाइन जाओ या ऑनलाइन जाओ, आपको 10 रुपये देने हैं, उससे ऊपर कुछ भी पे नहीं करना है। हाँ, अगर जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है उसमें उनका कुछ खर्चा लग रहा है, या आप प्रिंट आउट मांग रहे हो और प्रिंट आउट में 2-4 हज़ार पन्ने का डेटा है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट तो आपसे ले सकते हैं, तो कॉस्ट रिकवरी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज कोई प्रॉफिट मेकिंग गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं करती। क्लियर ये पॉइंट? तो rti.gov.in ये वेबसाइट का आपको ध्यान रखना है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फीस की बात मैंने कर ली। अच्छा, इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मांगोगे मिल जाएगी? ऐसा कुछ हो सकता है कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो? किस टाइप की इन्फॉर्मेशन होगी जो नहीं देनी चाहिए? आप ही बता दो एज अ सिटीज़न कि भाई ये इन्फॉर्मेशन देना ठीक नहीं रहेगा पब्लिक को। है ऐसा कोई एग्जांपल? मिलिट्री, आर्मी, जो सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, इनके पास होता है ना, कोई टेररिस्ट ग्रुप है, कोई और कोई ऐसे एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आती है इनके पास, तो आप RTI में मांगोगे दे देंगे आपको। आपने देखा है कितनी बार वो रॉ और ये सब जो CBI और ये सब जो एजेंसीज होती हैं इन पे मूवीज़ बनती है, तो बेचारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जान पे खेल के लेके आते हैं, दूसरे देश में जाके, डिस्गाइज में जाके कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी करके लेके आते हैं। आप क्या कर रहे हो? 10 रुपये की RTI फाइल करके सब मांग लेते हो। सोचो उनको कैसा लगेगा। कोई सीक्रेट सर्विसेज का एजेंट है, दूसरे देश में पाकिस्तान जाके छुपते छुपाते जान बचा के कैसे कैसे तो बॉर्डर पार जाके इन्फॉर्मेशन लेके आया, आपने क्या किया? मोबाइल में बैठ के 10 रुपये में RTI। उसको पता चलेगा, गुस्सा नहीं आएगा? बोले कौन है RTI वाला, एप्लीकेशन दो, इसको गोली मैं ही मार के आता हूँ। मतलब पता भी चलता है ऐसी इन्फॉर्मेशन हम कितनी मेहनत से लेके आते हैं। तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। अच्छा, और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि नहीं देनी चाहिए? कितनी बात है वो रिलीजियस मैटर हो जाते हैं,
कोई वायलेंस हो गया, राइट्स हो गए, तो ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जिससे पब्लिक जो पीस है वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो ऐसी सब इन्फॉर्मेशन वो लोग प्रोवाइड नहीं करते। तो इसके लिए सेक्शंस है एक्ट में, क्लियर बोला है कौन सी इन्फॉर्मेशन देना अलाउड है और कौन सी नहीं, ठीक है, तो उस पर बात करेंगे आगे। अब देखते हैं कुछ डेफिनेशन इस चैप्टर में। सबसे पहले बात हो रही है पब्लिक अथॉरिटी। ये वो अथॉरिटी जिससे आप जवाब मांग सकते हो। कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं? या तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया हो, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर अथॉरिटीज़ के थ्रू कोई डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया हो, या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब आइदर सेंट्रल और स्टेट, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो सरकारी डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं वो सारे इसके अंदर कवर अप हो जाते हैं। दीज आर पब्लिक अथॉरिटीज़। अच्छा, प्राइवेट एंटिटीज़ का क्या? फिर प्राइवेट एंटिटीज से आप डिटेल मांग सकते हो आरटीआई में, जैसे सपोज रिलायंस इंडस्ट्री। स्टेक होल्डर हो तो, लेकिन अगर आप उस कंपनी से कनेक्टेड नहीं हो तो फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। सपोज आपने आरटीआई फाइल कर दी, बोले मुकेश अंबानी सुबह कितने बजे उठते हैं, नाश्ते में क्या खाते हैं, ऑफिस कौन से रोड से जाते हैं, कितने बजे पहुंचते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो देंगे क्या? आप कौन हो भाई पूछने वाले? अच्छा, मुकेश अंबानी कोई सरकारी डिपार्टमेंट थोड़ी ना है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन है। कोई आपसे पूछे आप कितने बजे उठते हो, नाश्ते में क्या खाते हो, आप बताओगे? बोले मेरा पर्सनल मैटर है, तुझे क्या करना है? बोले नहीं, आरटीआई में मेरे पास राइट है। भाई आरटीआई में राइट है तो सरकारी डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांग। अच्छा, आपने मोदी जी के लिए आरटीआई फाइल कर दी, मोदी जी सुबह कितने बजे उठते हैं, नाश्ते में क्या खाते हैं, योगा में कौन कौन से आसन करते हैं, बताएंगे? पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ पर्सनल हो गई। आप उनके काम के बारे में कुछ पूछ रहे हो ना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। नहीं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते वैसे। तो ये सब चीज़ें सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी पे एप्लीकेबल है, वो ध्यान रखना। अच्छा, रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। रिकॉर्ड्स अभी सिंपल डेफिनेशन, डेटा कोई भी फॉर्म में स्टोर किया हो, दैट इज़ अ पब्लिक रिकॉर्ड, गवर्नमेंट रिकॉर्ड। इन्फॉर्मेशन, आपको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन चाहिए, पीडीएफ में चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, कैसे भी प्रोवाइड की जा सकती है, बेसिक बातें हो रही हैं यहाँ। नेक्स्ट देखो, आरटीआई जो मैं आपको अभी तक समझा रहा था ना, उसका पूरा समरी है। एक बार लैंग्वेज खुद से रीड करके आप देख लो क्या बोला है राइट टू इन्फॉर्मेशन में। कुछ नहीं समझ आए तो बोलो। ठीक है, सेम बात बोली। पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में जो भी इन्फॉर्मेशन है आप मांग सकते हो। उनके पास कौन से फॉर्म में रिकॉर्ड स्टोर्ड है, उस बेसिस पे आप उनसे इन्फॉर्मेशन मांगो और जो सूटेबल फॉर्मेट होगा उसमें आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे आईसीएसआई से आप अगर आरटीआई में इन्फॉर्मेशन मांगते हो तो वो आपको फिजिकल कॉपी नहीं भेजते, अब वो ऑनलाइन आती है, उसका लिंक आता है, आप वो लिंक ओपन करो, पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी आंसर शीट की स्कैन्ड कॉपी अवेलेबल होती है, उसमें से आप रीड कर सकते हो। अच्छा, उसमें वो पहले आपसे डिस्क्लेमर भी मांगते हैं, डिक्लेरेशन मांगते हैं कि ये जो आंसर शीट आप मंगवा रहे हो ये आपके खुद के असेसमेंट के लिए है, पर्सनल पर्पस के लिए है, आप फिर इसको ना पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकते। बीच में क्या हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे आरटीआई किया ना, अब मार्क्स उनके कम आ गए तो उन्होंने उसके स्क्रीनशॉट बना के सोशल मीडिया में सब जगह वायरल करके आईसीएसआई को क्रिटिसाइज़ कर दिया कि ऐसे चेक करते हैं, वैसे मार्क्स कट करते हैं। लीगली दैट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि उन्होंने पहले से आपसे डिक्लेरेशन मांगा है कि आप अपने खुद के असेसमेंट के लिए यूज़ करो। आप अगर आईसीएसआई को डिफेम करने के लिए, उनका नाम खराब करने के लिए यूज़ करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, बिकॉज आप उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो और इन फ्यूचर मेंबर बनने वाले हो, तो कहीं ना कहीं रूल्स के साथ आप बाइंडेड रहोगे। तो ये सब डिक्लेरेशन यहाँ पे आ सकता है वैसे। नेक्स्ट, एक थर्ड पार्टी करके डेफिनेशन बोली है, लेकिन अभी उसको टेम्परेरी पेंडिंग रखो, जो सेक्शन आएगा मैं उसके साथ रिलेट कराऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, पीआईओ की बात हो रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जो आपको इसमें हेल्प करेगा। अब इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो आपको समझना है। जो पीआईओ की बात कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट किए जाएंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में एक पीआईओ, एक ऑफिसर सिर्फ। अब डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा या कितना छोटा एरिया होता है, कुछ आइडिया आपको? डिस्ट्रिक्ट एज अ टेरिटरी, छोटी सी टेरिटरी है या बहुत सारे लोग होंगे? काफ़ी बड़ा एरिया होगा। अपना सूरत जो है, सूरत सिटी बोलते हैं, एक सूरत डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, आइडिया होगा आपको। अब सूरत डिस्ट्रिक्ट में ना अपना सूरत सिटी, प्रॉपर सूरत सिटी तो आ ही जाता है, आजू बाजू के छोटे छोटे टाउन्स, विलेजेस, वो सब भी कवर हो जाते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट है सूरत, वो इतना बड़ा टेरिटरी है कि आज अपने डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन ना 1 CR से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर। अब इतने सारे लोग और पीआईओ कितने, तो 1 करोड़ लोगों पे एक पीआईओ, ये रेशियो फिजिबल लग रहा है आपको? वो बेचारा पागल नहीं हो जाएगा? लोग रोज़ जाके आरटीआई फाइल करेंगे, हज़ारों लोगों की लाइन लग रही है,
सबके एप्लीकेशन प्रोसेस करके देने हैं, तो ये प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला चलो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक PIO है, इसका काम ना थोड़ा डेलीगेशन कर देते हैं अथॉरिटी का, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट से हम डिवाइड कर रहे हैं सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे असिस्टेंट PIO अपॉइंट कर देते हैं जोन वाइज, सब डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो एक डिस्ट्रिक्ट को भी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर सब डिस्ट्रिक्ट में एक एक असिस्टेंट अपॉइंट कर दिया। अब क्या है, जो स्टाफ है, वर्क फोर्स है, वो बढ़ गई। अब आपके लिए भी कन्वीनियंट हो गया। अब पूरे सूरत डिस्ट्रिक्ट में अगर एक ही ऑफिस होता और एक PIO होता तो दूर दूर से लोगों को एप्लीकेशन करने आना पड़ता। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें इन्होंने क्या किया, जोन वाइज असिस्टेंट PIO अपॉइंट कर दिया। अब आपके घर के पास, आपके एरिया में जो जोन ऑफिस है, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ से फॉर्म ले लो और असिस्टेंट PIO को अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दो। तो आपके लिए ट्रैवलिंग भी कन्वीनियंट हो गया, उनके लिए प्रोसेस करना भी ईजी हो गया। समझ आ रहा है पॉइंट। तो ये लेवल वाइज सेट किया गया, डिस्ट्रिक्ट में एक PIO और हर सब डिस्ट्रिक्ट में एक एक असिस्टेंट PIO। क्लियर। अच्छा, अब आपने असिस्टेंट PIO का एप्लीकेशन दिया, असिस्टेंट PIO क्या करेगा, PIO को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा, फिर PIO क्या करेगा, आपको रिप्लाई करेगा। अब ये सब सरकारी काम है, इसमें कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर टाइम लिमिट नहीं होगी ना तो कभी रिप्लाई नहीं आएगा। काम इतना होता है उनके पास कि जवाब देने का टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम गवर्नमेंट ने एक्ट में किया, डेडलाइन सेट करना, कि भाई एक लिमिटेड टाइम में अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो एज अ PIO आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ये भी पॉइंट है यहाँ। अब टाइम लिमिट समझ लो कितनी है। आपने अगर PIO को डायरेक्टली एप्लीकेशन किया तो ही इज़ बाउंड टू रिप्लाई यू विद इन 30 डेज। बहुत लिमिटेड टाइम है, 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको जवाब मिल जाना चाहिए। जवाब में क्या आ सकता है, हाँ या तो ना। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी देनी है फॉर एनी लीगल रीज़न तो राइटिंग में देना पड़ेगा कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अगर देनी है तो प्रोवाइड कर दो, सीधी बात है। बट आपने कुछ भी आंसर नहीं दिया, ना येस या नो, तो क्या मान के चले? बोलो, ये खामोशी का मतलब हाँ या ना? रिजेक्टेड। आपने 30 दिन में कोई जवाब नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि PIO ने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और राइटिंग में रीज़न भी नहीं दिया। तो अब आप अपील कर सकते हो सीनियर अथॉरिटी को और उसके ऊपर पेनल्टी आ सकती है। आपने एप्लीकेशन दिया असिस्टेंट PIO को, अब असिस्टेंट PIO एप्लीकेशन PIO को फॉरवर्ड करेगा, तो इसमें कुछ दिन लगेंगे या नहीं लगेंगे, या सेम डे पास ऑन करना पड़ेगा? जैसे आपने असिस्टेंट PIO को लेटर दिया, वो भागते भागते PIO के ऑफिस निकल गया, बोले मुझे अभी के अभी जमा कराना पड़ेगा, ऐसा होगा? नहीं, कुछ टाइम लिमिट इसको भी तो मिलनी चाहिए। इसको जो टाइम लिमिट इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की है दैट इज़ 5 डेज। असिस्टेंट PIO को एप्लीकेशन करोगे तो PIO तक कितने दिन में एप्लीकेशन पहुँचा सकता है? 5 दिन में। और फिर PIO क्या बोलेगा, भाई मुझे मेरे 30 दिन पूरे मिलने चाहिए। अब इसको 5 दिन दिए हैं तो मेरे 25 मत कर देना, मेरे को 30 दिन लगे हैं काम करके देने में। तो इसमें वेटिंग टाइम किसका बढ़ गया? आपका ही बढ़ गया। कितना हो गया टोटल वेटिंग टाइम? 35 डेज, ठीक है। तो मैक्सिमम 35 डेज आपको वेट करना पड़ सकता है, ये पॉइंट है। अब इसमें मैं वो आपको थर्ड पार्टी वाली डेफिनेशन ऐड करवा रहा हूँ जो पेंडिंग रखी थी। थर्ड पार्टी यहाँ पे कौन है? आप असिस्टेंट PIO के पास गए, उसने PIO को एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी। अब PIO बेचारा google.com तो है नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन मांगोगे उसके पास पड़ी होगी तुरंत निकाल के दे देगा। ऐसा हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास हो जहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन मंगवानी पड़े, पॉसिबल है। तो वो डिपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे? थर्ड पार्टी। अब PIO आपकी एप्लीकेशन रीड करेगा, बोले यार ये तो मुझे इस डिपार्टमेंट से मंगवाना पड़ेगा, तो वो एप्लीकेशन उसको फॉरवर्ड करेगा, फिर वो थर्ड पार्टी रिवर्ट करेगी, फिर ये आपको जवाब देगा। तो उसमें कुछ टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, मिलना चाहिए। तो थर्ड पार्टी वाले केस में आपका वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा 10 डेज। तो टोटल वेटिंग टाइम कहाँ तक जा सकता है? 45। अगर आप PIO के पास डायरेक्ट गए और वो थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन मंगवाए तो मैक्सिमम 40 दिन, 30 डेज PIO के, 10 दिन थर्ड पार्टी के। आप असिस्टेंट PIO के पास गए तो 5 + 30 + 10 45 डेज। तो मैक्सिमम इस पूरे सिस्टम में आपका वेटिंग टाइम कितना हो सकता है? 45 डेज। अगर उसमें जवाब नहीं आया PIO के ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो टाइम बाउंड होने से ये चीज़ प्रॉपरली वर्क करती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है RTI में। मैंने इग्नू से MCOM की डिग्री के लिए अपेयर किया था। अब MCOM की डिग्री मेरी हो गई थी। अब बाद में क्या है, मैं प्रोसीजर करना भूल गया, उसमें कुछ फॉर्म वॉर्म भर के डिग्री मंगवानी थी। तो मुझे 1 साल बाद तो याद आया यार मार्कशीट आ गई, डिग्री नहीं आई। अब मैं उनको डिग्री के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ, पता नहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा होगा या क्या प्रॉब्लम था, वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। वो बोले आप प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो करो। मैं मैनुअल पढ़ के फॉलो कर रहा हूँ लेकिन डिग्री आई नहीं। 1 साल हो गया। फिर क्या होता है, जब मुझे याद आता है, मैं फ्री होता हूँ, बैठा हुआ है यार MCOM की डिग्री नहीं आई, तो उनको मेल कर देता हूँ। फिर उनका जवाब आता है, फिर मैं अपने काम में भूल जाता हूँ। तो चल रहा था ये। तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गए, MCOM ख़त्म हुए, डिग्री नहीं आई थी। बोले यार कुछ ना कुछ तो इसका करना पड़ेगा। एक दिन सडनली ऐसे ही स्टूडेंट से बात कर रहा था, RTI को लेकर स्ट्राइक हुआ। मैं भी तो RTI कर सकता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ लेकिन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मुझे ध्यान आया कि RTI ट्राई करते हैं।
अब मैंने RTI के लिए एप्लीकेशन किया ना, विद इन 20 डेज़ डायरेक्टली डिग्री घर पे आ गई। अब जो मैं 2 साल से वहाँ मेल कर रहा था, कोई ठीक से रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था, RTI किया ना 20 डेज़ में काम हो गया। क्यों? बिकॉज टाइम बाउंड है ना, 30 डेज़ में जवाब देना ही पड़ेगा। तो 20 दिन में प्रोसेस भी कर दिया और डिग्री भी आ गई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसी फैसिलिटी है जो पब्लिक को काम लगती है। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? तो टाइम लिमिट क्लियर हो गई। असिस्टेंट PIO वाले 5 डेज़, नॉर्मल PIO के 30 डेज़, और थर्ड पार्टी का मैटर बीच में आया तो 10 डेज़। आपका मैटर हो गया टोटल 45 डेज़ का। अच्छा, इमरजेंसी है, बोले सर अगर इतने दिन लग गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बहुत अर्जेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका भी प्रोसीजर है। अर्जेंट इन्फॉर्मेशन में उन्होंने बोला है 48 आवर्स। आपको 48 आवर्स में भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आपको रीज़न देना पड़ेगा एप्लीकेशन में कि इतनी क्या इमरजेंसी है। आपको ऐसे आपसे रुका नहीं जाता, इम्पेशेंट हो, एंग्जाइटी हो रही, अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ तो आपको रुकना पड़ेगा। बट इमरजेंसी वाले केस में 48 आवर्स में आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो सकती है। क्लियर है? तो ये सारी टाइम लिमिट मैंने आपको बता दी जो इसके अंदर आंसर में इन्होंने दी हुई है। अब देख लो, उसे टैली कर लो, सब पॉइंट्स कवर हो गए। एक तो डेजिग्नेशन वाला पॉइंट है, वो नीचे एक फ्लो चार्ट में आपको दिख जाएगा। एप्लीकेशन बाय सिटीजन टू असिस्टेंट PIO, असिस्टेंट PIO टू PIO, फिर वो आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्ड कर देंगे। रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन जो है उसमें सारी टाइम लिमिट्स मेंशन्ड है, आप एक बार उसको अंडरलाइन कर सकते हो या टैली कर सकते हो। और उसके नीचे वाला आंसर प्रोसीजर वो भी साथ में चल रहा है, रिपीट आंसर है, एक बार उसको रीड कर लो सिर्फ, और जो मैंने टाइम लिमिट्स बताई इसके साथ टैली कर लो कि आपको समझ आई या नहीं। कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है तो बताओ। बोलो, पूछना है कुछ? कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा हो, कोई भी बेसिक डाउट भी हो तो पूछ सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। कुछ क्वेरी? ये टाइम टेकन फॉर कैलकुलेशन वाला, हाँ देख लेते हैं। देखो इसमें बोला है कि जो फ़ीस की बात हो रही थी, मैंने आपको क्या बोला, बेसिक फ़ीस कितनी, 10 रुपये। बट आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो प्रोवाइड करने में उनका कुछ खर्चा लग रहा है। अब खर्चा कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा एग्जैक्टली कितना हो रहा है, ताकि कोड कर सके आपको। अब ये खर्चा गिनने में उनको 2 दिन 3 दिन कुछ लग गए, 5 दिन लग गए। तो बोला कि वो टाइम सेपरेट कैलकुलेट होगा, फिर वो ये आपके 30 डेज़ में नहीं आएगा, बिकॉज अभी तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं हुआ ना। बोले हम गिन के बता देते हैं, आप बोलोगे कि आप उतना पे करोगे तो ये मेहनत करें ना। फिर इन्फॉर्मेशन लेके आए, सारा कैलकुलेशन करके सब रेडी कर दिया, अब बोले इसमें 500 रुपये खर्चा है, आपको पे करना है। आप बोले नहीं 500 रुपये ज़्यादा है, मैं तो पे नहीं करूँगा, तो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो कॉस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा, वो बताएंगे, आप कॉस्ट अप्रूव करोगे तो आगे बढ़ेंगे। तो टाइम फॉर कैलकुलेशन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस डेडलाइन, ठीक है, वैसे बोला है। और कुछ लास्ट पॉइंट में बोला है, नो एक्शन और एप्लीकेशन फॉर 30 डेज इज डीम्ड रिफ्यूजल। वो अंडरलाइन कर लेना कि उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। डन, ठीक है। प्रोसीजर वाला आंसर नीचे रिपीट है, यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है, नीचे पैराग्राफ में लिखा है, सेम चल रहा है। बस आज के लिए इतना रखते हैं इसमें, बाकी के टॉपिक्स जो है फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।